ओके, सो बच्चा पार्टी हमने देखा कि कैसे गांधी जी का जो मूवमेंट था वो स्प्रेड तो हो रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम कंट्री साइड में जो रेवोल्यूशन था, कंट्री साइड मतलब जो गांव खेड़े में रेवोल्यूशन था, ठीक है। सो रेवोल्यूशन इन द कंट्री साइड, सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अदर वे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब कोई मैसेज पास करते हो, जब तक लास्ट इंसान तक पहुंचता है, ठीक है, तब तक वो मैसेज कुछ और ही हो जाता है, ठीक है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का मैसेज या गांधी जी का रेवोल्यूशन का मैसेज, ये कुछ और तरीके से पास हुआ। कंट्री साइड मतलब ट्राइबल एरियाज में, या जहां पे गांव खेड़े का पॉपुलेशन ज्यादा है, उन लोगों को मैसेज किसी और तरीके से कन्वे हुआ। ट्राइबल पीजेंट्स, ठीक है, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे, ये कुछ और तरीके से इन्होंने लिया। इन द ड्यूडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टेंस, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, ठीक है, guerrilla movement spread in the 1920s, not a form of struggle that the Congress would approve। एक मिलिटेंट गोरिल्ला मतलब समझते हैं, मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? छुप छुप के वार करना। जैसे देखो, आप अगर किसी ट्राइबल एरिया को बिलोंग करते हैं, तो किसी जंगल का चप्पा चप्पा आपको मालूम होगा, है ना? समझ लो, देखो ये कैसा होता है, गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है। समझ लो ये एक जंगल है, ठीक है, और आप यहाँ पे रहते हैं और बाकी सब ट्राइबल्स भी यहाँ पे रहते हैं। तो क्या जंगल के रास्ते आपको मालूम होंगे? अच्छे से मालूम होंगे, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे गुफा है, नदी नाले, ये सब आपको मालूम होंगे, ठीक है। अभी समझ लो यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन क्या करता है? नियंत्रण रखता है किसी भी एरिया पे। लेकिन क्या पुलिस वालों को ये चप्पा चप्पा मालूम होगा? कामोठे जैसे शहर में या किसी भी शहर में रास्ते हैं, लाइट है, तो आपको मालूम हो या ना हो, आप भाई साहब ढूंढ ही लेंगे ना चीजों को। यहाँ पे तो जीपीएस भी नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब ये छुप छुप के अटैक करते हैं, और आप इनको पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये जंगल में विराजते हैं, ये जंगल में बसे हुए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। और 1920s में ऐसा एक गुरिल्ला वॉरफेयर चालू हुआ। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में लोगों ने हथियार उठा लिए, ठीक है। सो दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इन टर्म्स ऑफ बेसिकली हैविंग, ठीक है, दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय हैविंग। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, इन द ड्यूडी मिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस वुड अप्रूव। तो कांग्रेस जो है या गांधीवाद जो है, वो ऐसे रेबेलियस मूवमेंट्स अप्रूव नहीं करता था जहां पे आप खून खराबे पे उतर आए, जहां पे आप लोगों की हत्याएं करें, जहां पे आप बॉम्ब ब्लास्ट करें या लोगों को मारें, ठीक है। सो कांग्रेस वुड नॉट अप्रूव दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, कांग्रेस वुड डेफिनेटली नॉट अप्रूव दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल। ओके, here as in other forest regions the colonial government had closed large forest areas। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भाई साहब फॉरेस्ट को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया सोचो? क्योंकि जब तक आप फॉरेस्ट में घूमते रहेंगे ना, तब तक आपको पकड़ना मुश्किल है। जैसे अगर मैं कोई क्राइम करूं, पुलिस इजीली मुझे लोकेट कर लेगी, मेरा एड्रेस है, ठीक है, मेरा एक मतलब तो फटाक से वो लोकेट कर लेंगे हमें, ठीक है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट में लोग घूमते रहते हैं, इनको लोकेट करना बहुत मुश्किल है। ये अगर कोई क्राइम करके भाग जाते हैं, हम इनको कैसे लोकेट करेंगे? इनका कोई अता पता ही नहीं है भाई साहब। तो पुलिस के लिए ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के लिए भी ऐसे आंदोलनकारियों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है जिनका कोई परमानेंट अता पता ही ना हो, जो फॉरेस्ट में घूमते हो, ठीक है। और ये फॉरेस्ट में बड़े कम, आप और मैं फॉरेस्ट में कंफर्टेबली नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमको आदत नहीं है, लेकिन ये बड़े आराम से रह लेंगे। इनको कीड़े मकोड़े सबसे प्यार है, देखिए ये आराम से फॉरेस्ट में रह लेंगे क्योंकि ये फॉरेस्ट में ही पले बड़े हैं। सो दिस एनवायरमेंट
इज वेरी कंड्यूसिव फॉर देम, ठीक है, बहुत नेचुरल एनवायरमेंट है इनके लिए। ओके, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि नहीं, तुम कैटल लेकर फॉरेस्ट में ग्रेज नहीं कर सकते। इन्होंने क्या देखा कि ये जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो इनके इनके पूरे गतिविधियों पे पाबंद लगा दो, ठीक है, कंट्रोल कर दो। तो अगर इनका ये फॉरेस्ट में क्यों जाते हैं, अपने गाय बछड़ों को चराने जाते हैं, ये बैन कर दो भाई साहब, ठीक है। तो दे पुट अ बैन टू ग्रेज देयर कैटल, ठीक है। जंगल से सूखी लकड़ियां लेने जाते हैं क्योंकि इन सूखी लकड़ियों से खाना बनाते हैं, सो पुट अ बैन टू कलेक्टिंग ऑफ फ्यूल वुड, ठीक है, ओके। फिर पुट अ बैन टू कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो जंगल से काफी सारे फ्रूट्स भी आप कलेक्ट करते हैं, उस पर भी बैन कर दिया। तो ये सारी चीजें पे बैन लगाने लगे। दिस एनरेज द हिल पीपल। तो ये आंध्र प्रदेश के जो लोग थे ये बहुत गुस्से में आ गए, अरे ये क्या हो रहा है, हमारे राइट्स को क्यों इन लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई आर दे डूइंग दिस, ठीक है। Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. तो livelihood तो impact हो ही गया, पर traditional rights भी deny होने लगा, ठीक है। Not only were their livelihoods affected, तो इनके livelihoods भी affected हो गए और traditional rights भी भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, deny हो रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि देखो ये इनका घर है, जंगल ही इनका घर है, आप इनको इनके मतलब इनको ऐसा लगने लगा कि हमारे घर में ही हमारी एंट्री बंद हो गई, है ना। अभी तक ये जंगल में ही अपने आप को मेंटेन करते आए थे, अपने फैमिलीज को मेंटेन करते आए थे, जंगल से इनकी पूरी परवरिश हो रही थी। अचानक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगा दी, ठीक है, यू कैन नॉट ग्रेज योर कैटल, यू कैन नॉट कलेक्ट फूड, यू कैन नॉट कलेक्ट फ्रूट्स, यू कैन नॉट कलेक्ट वुड, ठीक है, सब पे पाबंदियां लगा दी। तो इसका मतलब तो आपकी अपने घर में ही एंट्री पॉइंट बंद हो गई और इनको कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, तो इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आया, जिसके वजह से इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में अपने आप को भाई साहब डाल दिया, ठीक है। ओके, when the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted। अच्छा, अभी गवर्नमेंट रोड्स बना रही थी, रोड्स रेलवेज लेआउट कर रही थी, ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको बहुत बड़े पैमाने पे लेबरर्स की जरूरत थी। तो इन्होंने इन लेबरर्स को उठाया, इन्होंने बोला कि चलो चलो काम करो, चलो, ठीक है। लेकिन काम करने के कुछ पैसे नहीं दिए। बेगार मतलब समझते हो, बेगार मतलब काम करवाना लेकिन पैसे मत देना, ठीक है। तो इनसे बेगारी करवाई, बेगार, ठीक है। तो बेगार मतलब you have basically offered them employment but you have not offered them any kind of income, ठीक है। So these people were employed as begar, ठीक है। The person who came to lead them was an interesting figure, ठीक है। Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers। अभी इनका एक लीडर आया, ठीक है, ये जो ट्राइबल लोग थे इनके एक लीडर आए, अलूरी सीताराम राजू, और इन्होंने बोला कि मेरे पास ना सुपर नेचुरल पावर्स हैं, आई कैन फोरसी दैट दे आर एक्चुअली। तो इन पे लोग भरोसा करने लगे, दे स्टार्टेड बिलीविंग हिम, ठीक है। स्पेशल पावर्स हैं, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता हूं, तुम्हारे जीवन में भविष्य, सबको भविष्य जानने में इंटरेस्ट है, और ये बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है ना, ठीक है। तो ये इन्होंने शायद पढ़ा होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो सिर्फ आपको किसी चीज का शुभ मुहूर्त बता सकता है। This is a good time to do certain things. This is a good time to start a business. This is a good time to start preparing for any examinations. ऐसे चीजें बता सकता है, बाकी कुछ नहीं बता सकता एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। लेकिन लोग उसका कचूमड़ बना चुके हैं, ठीक है, कचूमड़ बना चुके हैं। अभी आप देखो किसी जेंट्स का हाथ अगर आप देखोगे और उसको बोलोगे कि मालूम है आपके हाथ में पैसा बहुत आता है लेकिन रहता नहीं है, वो बोलेगा हाँ सही बोला। किसी लेडीज का हाथ अगर आप देखोगे, बोलोगे आप घर में काम बहुत करती हैं लेकिन आपको कोई वैल्यू नहीं देता, हाँ, ठीक है, तो बहुत बहुत बड़े बाबा बन गए आप, है ना। ये सब एकदम एकदम। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि थिंक अबाउट अ फ्लावर, डोंट टेल मी, थिंक अबाउट अ फ्लावर, डोंट टेल मी इट्स रोज, तो आपका भाई साहब ये होगा ही होगा, है ना। दिस इज समथिंग दैट इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस चीजें हैं। और एस्ट्रोलॉजी में लोग इसी में भाई साहब लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर उल्लू बनाया जाए, ठीक है। अभी इन्होंने उल्लू बनाया या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि इनका एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस बहुत ज्यादा था, और लोगों की एक जो मिजरी से गुजरता है उसको भविष्य जानना और ज्यादा उत्सुकता होती है उसको, ठीक है। जो जिंदगी में डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है तो उसको भविष्य जानने में और ज्यादा उत्सुकता होती है। तो ऑब्वियसली दीज ट्राइबल्स वर पासिंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, एंड हेंस व्हेन मिस्टर राजू केम अप, सो दे बिलीव्ड हिम, ठीक है। बट ही आल्सो टुक अप देयर स्ट्रगल, ठीक है, पीपल गॉट अलाइन्ड विद हिम।
अभी जैसे मैंने आपको बोला कि गांधी व्हेन ही केम ही टुक अप द केस ऑफ चंपारण, द पीजेंट्स मूवमेंट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो गुजरात में उनका मूव, तो ही स्टार्टेड टेकिंग अप देयर कॉजेस, तो हेंस पीपल अलाइंड विद देम. नाउ दीज ट्राइबल पीपल who were actually prohibited from entering the forests which have been the source of their livelihood, all of a sudden they were banned from entering it, from using the forest. So where would they go? कैसे अपने अपने ये परिवार को ये खींचेंगे, ठीक है? So they were left without any options. So then they approached this person who actually एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस किया, तो लोग उनके साथ जुड़ने लगे और फिर उन्होंने डाइवर्ट किया इनको कि तुमको लड़ना होगा, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना होगा. ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, ऐसा उन्होंने बोला कि अगर मेरे पर कोई गोली भी चलाता है तो आई कैन सर्वाइव, ठीक है. कैप्टिवेटेड बाय राजू, राजू से बहुत इन्फ्लुएंस हो गए ये लोग. प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं भगवान का अवतार हूं, ठीक है, और लोगों ने मान भी लिया. राजू टॉक टू द ग्रेटनेस, राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अच्छा बोला. ही टॉक्ड अबाउट हिज ग्रेटनेस, ठीक है, ओके. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ये काफी इंस्पायर हुए जो गांधी का मूवमेंट था, ठीक है. परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, इन्होंने वैसा बोला कि दारू पीना बंद करो, ट्राइबल लोग ज्यादा करके पीते हैं, और खादी का मतलब फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करो एंड यूज खादी इंस्टेड, ठीक है. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. गांधी के साथ इनका एक क्लैश था. गांधी का ये था कि हम नॉन वायलेंस से फ्रीडम को जीतेंगे. इन्होंने बोला बाकी सब कुछ गांधी जी का ठीक है, चलिए खादी हम पहनेंगे, हम फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करेंगे, हम लिकर नहीं लेंगे, बट वी विल फाइट विथ एन आर्म स्ट्रगल, ये हमारा आर्म स्ट्रगल होगा, विथ विल फाइट विथ आर्म्स एंड एमिनेशन. सो इट विल नॉट बी अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल, इट विल बी अ वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है. वहां पे इन्होंने ये अडॉप्ट किया. द ग्यूडम रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है, एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज. तो बहुत दिनों तक इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को भाई साहब कंटिन्यू रखा. राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो. तो इनको कैप्चर किया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको मार दिया गया, गोली मार दी गई इनको, ठीक है. लेकिन बहुत दिनों तक ये एक फोक हीरो बनकर रहे, ठीक है. लोगों का काफी इनके लिए श्रद्धा था और काफी ज्यादा इनको मानते भी थे, ओके. तो ये था आपके आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा इंसिडेंट जहां पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लोग लड़े, लेकिन एक आर्म स्ट्रगल के हिसाब से लड़े. गांधी जी के प्योर सत्याग्रह को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, नॉन कॉपरेशन को उन्होंने सपोर्ट किया, बट विद एन आर्म स्ट्रगल. So they took up arms against the Britishers. ठीक है, it was not a non-violent struggle, it was a violent struggle. ठीक है, clear है? Okay. Swaraj in the plantations. Swaraj in the plantations. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. तो वर्कर्स का भी भाई साहब एक अपना ही अंडरस्टैंडिंग था, किसका, ठीक है, ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, ठीक है. फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस. अभी हम आते हैं प्लांटेशन वर्कर्स. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने लॉन्च किया. इसका पर्पस क्या था कि लोग बॉयकॉट करें ब्रिटिश गुड्स को, लोग बॉयकॉट करें ब्रिटिश जॉब्स को, लोग बॉयकॉट करें ब्रिटिश टाइटल्स को, so that the Britishers are not getting any help from India in order to expand their empire, and finally they will leave India. That was the purpose, and the entire procedure was non-violence. ठीक है, लेकिन इस चीज को अलग अलग तरीकों से अलग अलग राज्यों में लिया गया. तो हमने देखा आंध्र प्रदेश में लोगों ने नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, बाकी सारी चीजें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एक्सेप्ट की. अभी प्लांटेशन वर्कर्स, ये प्लांटेशन वर्कर्स क्या होते हैं, टी और कॉफी के बड़े बड़े प्लांटेशन होने लगे और इसमें गांव खेड़े से लोगों को लाया जाता था यहां पे काम करने के लिए. सो दीज वेर बेसिकली प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है, ओके. फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस. तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम क्या था, व्हाट वाज फ्रीडम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, टू मूव इन एंड आउट फ्रीली, बाहर जाना और फ्रीली मूव करना, ये उनका भाई साहब फ्रीडम था उनके लिए, ठीक है. इट मेंट रिटेल, इनके लिए देखो गांधी बोल रहे हैं कि इंडिया को फ्रीडम चाहिए फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ठीक है, दैट वाज व्हाट ही वाज कॉलिंग ऑल हिज मूवमेंट्स फॉर. लेकिन इनके लिए फ्रीडम क्या था कि भाई आराम से जरा घूम फिर पाए. इनके लिए इतना ही है फ्रीडम का मतलब कि हम अपने ये प्लांटेशन वर्क, जो प्लांटेशन है हमारा, इसमें रात दिन हम मजदूरी करते हैं, ठीक है, और रात दिन हमसे काम करवाया जाता है, यहां से हम निकल पाए.
इनके लिए फ्रीडम का मतलब इतना ही था। गांधी के लिए फ्रीडम का मतलब था देश का फ्रीडम। यहाँ पे इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि इन प्लांटेशन से निकल पाए। समझ में आ रहा है? इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। जहां से ये आए हैं, जिस गांव से ये आए हैं, उससे थोड़ा लिंक बनाए। ठीक है, दैट इज व्हाट इट मेंट बाय फ्रीडम। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वेर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ठीक है, तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके ऊपर भाई साहब रोक लगा दिया गया। ठीक है, कि तुम टी गार्डन्स को नहीं छोड़ोगे। प्लांटेशन वर्कर्स वेर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। टी गार्डन्स को विदाउट परमिशन ना छोड़े। ठीक है, इन पे रोक लगा दी गई। इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। ठीक है, तो कभी भी इनको परमिशन नहीं था कि टी गार्डन के बाहर जाए। ठीक है, when they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home. तो जैसे ही ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में गांधी का इन्होंने सुना, तो हजारों की तादाद में इन्होंने क्या किया भाई साहब, दे लेफ्ट देयर प्लांटेशंस और दे स्टार्टेड गोइंग फॉर देयर होम्स इन देयर विलेजेस। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी जर्नी करने लगे। ठीक है, आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि मुंबई में जो लेबरर्स थे या जो शहर में जो लेबरर्स थे वो अपने गांव की तरफ पैदल चलने लगे। ठीक है, पैदल चलने लगे, और जब ये रिपोर्ट हो रही थी न्यूज में, तो न्यूज में कंपेयर किया गया इस पैदल मार्च से। ठीक है, क्योंकि प्लांटेशन वर्कर्स ने भी कहा वो आसाम से लेकर बिहार तक पैदल जा रहे। ठीक है, दे आर यूज टू लेबर, सो वो आसाम से लेकर बिहार तक पूरा पैदल जा रहे हैं। तो उस टाइम पे गांधी जी के मूवमेंट के टाइम पे जब इन्होंने ये किया था, इट वॉज कंपेयर टू द मार्च दैट हैपेंड ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन बसेस अवेलेबल नहीं है। फिर फाइनली हमारे सोनू सूद साहब आए भाई साहब, उन्होंने भाई साहब भर भर के बसें भेजी। ठीक है, खैर उसके पहले लोग ऐसे ही जा रहे थे। ठीक है, और इस तरह से जाने को उससे कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो व्हेन दे हर्ड, तो इन्होंने कुछ और तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। अरे चलो गांधी जी आ गए हैं, अभी हमारी खेत जमीन सब हमको मिल जाएगी, चलो भाई साहब इसको छोड़कर हम जाते हैं। ठीक है, सो दे इंटरप्रेटेड इट कंप्लीटली डिफरेंटली। ठीक है, एंड नोबडी वाज देयर टू गाइड देम कि भाई हो क्या रहा है, मकसद क्या है इस मूवमेंट का, कहां तक हमको जाना है, किस तरह से एक्ट करना है। नोबडी एक्चुअली गाइड, कोई ग्राउंड में नहीं था जो इनको गाइड कर सके। तो दे हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given a land in their own villages. तो गांधी राज आने वाला है, अभी ब्रिटिश राज जाने वाला है और गांधी राज आने वाला है, और हर एक को अपने विलेज में या अपने गांव में एक लैंड मिल जाएगा, एक लैंड का पीस मिल जाएगा। दैट्स व्हाट दे बिलीव इन। ओके, so they however never reached their destination, ये अपने गंतव्य तक या अपने राज्य तक पहुंच ही नहीं पाए। Why? What happened? Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. अभी सब जगह स्ट्राइक्स हो रहे थे, हड़ताल हो रहे थे, तो रेलवेज लोगों ने भी स्ट्राइक कर दिया था, क्योंकि वहां पे भी इंडियंस एम्प्लॉयड थे। स्टीमर्स जो बोट्स होते हैं, उन लोगों ने भी स्ट्राइक कर दिया था। तो ये अभी इनके पास जाने का कोई तरीका नहीं है, तो ये रोड में है, और अभी रोड में पुलिस ने पकड़ के इनको बहुत पीटा। ठीक है, क्योंकि पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। ठीक है, stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. ठीक है, the visions of these movements were not defined by the Congress program. तो मतलब ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था। नॉन कॉपरेशन, चलो भाई साहब नॉन कॉपरेशन, लेकिन करना क्या है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से आगे चलना है, क्या क्या मोर्चा हम करेंगे, इस सब का कोई प्लानिंग नहीं था। देयर वाज नो प्लानिंग फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, अलग तरीके से इन्होंने इंटरप्रेट किया। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम वेयर ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, इनके लिए एक ऐसा टाइम था जहां पे सारी सफरिंग और ट्रबल्स ओवर हो जाएगी। ठीक है, दैट्स हाउ दे इंटरप्रेटेड। Yet, when the tribals chanted Gandhi ji's name and raised slogans, ठीक है, स्वतंत्र भारत के ऊपर इन्होंने स्लोगन्स रेज किए, they were also emotionally relating to an all India agitation. तो कहीं ना कहीं ये जुड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से इनको जुड़ना था उस तरह से नहीं जुड़ रहे थे। ये अपने अपने मुद्दे लेकर जुड़ रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत यूनिटी तो हो रहा था। ऐसा नहीं है कि नॉन कॉपरेशन पूरा पूरा फेल हो रहा था, थोड़ा बहुत तो लोगों के अंदर ये आ रहा था कि हाँ यार एक कंट्री है, इस कंट्री में हम सब लड़ रहे हैं एक कॉज के लिए। ठीक है, when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identified with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो ये it went beyond their immediate locality, क्योंकि अभी ये एक ऐसे मुद्दे से जुड़ रहे हैं जो इनके गांव खेड़े से भी बाहर है। ये देश का मुद्दा है, ना कि गांव खेड़े का मुद्दा।
तो कहीं ना कहीं ये कंट्री साइड के लोग ये धीरे धीरे ये मेन कॉज से या मेन मोटिव से या मेन जो आपका मोशन था उससे जुड़ रहे थे, ठीक है। ओके, एट चौरी चौरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। एक घटना घटी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। चौरी चौरा एक जगह था, ठीक है। ये कहां पे था भाई साहब? गोरखपुर में। तो एट चौरी चौरा अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था पीसफुल, और पुलिस के साथ कहासुनी हो गई लोगों की, ठीक है। और इन्होंने तो पुलिस ने गोली चला दी, इसमें एक दो लोग भाई साहब मारे गए। इन्होंने भाई साहब उस पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 26 पुलिसकर्मी मर गए, ठीक है। एंड दीज वर ऑल इंडियंस, ठीक है। तो द मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इट टुक अ वायलेंट टर्न, ठीक है। सो इट टुक अ वेरी वायलेंट टर्न। ओके, सो हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन्होंने बोला भाई साहब ये मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अभी हॉल्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू हॉल्ट दिस, ठीक है। क्योंकि इट इज नॉट आपका जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो एक एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, बट दिस मूवमेंट इज नाउ टर्न्ड वायलेंट, ठीक है। सो आई हैव टू हॉल्ट दिस। ओके, तो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बंद हुआ? चौड़ी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन्होंने बोला भाई साहब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमारा कोई भी मूवमेंट वायलेंट नहीं हो सकता है, तो इफ इट इज टर्निंग आउट टू बी वायलेंट आई विल हैव टू विड्रॉ, ठीक है। He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. तो इन्होंने देखा कि यार बार बार मैं जब भी कोई मूवमेंट लॉन्च करता हूं तो वायलेंट हो जाता है, तो ये जो भी मेरे सत्याग्रही हैं इनको प्रॉपरली ट्रेनिंग करना देना मेरा पहला बनता है, उसके बाद ही मूवमेंट लॉन्च करना बनता है। क्योंकि बार बार मैं मूवमेंट लॉन्च करूंगा, कभी नॉन कॉपरेशन कभी सिविल डिसोबीडियंस, तो ये सब में क्या होगा, लास्ट में आप मुझे मूवमेंट को वापस लेना पड़ रहा है, because it is taking a violent turn, ठीक है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वेर नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स, और कुछ लीडर्स कांग्रेस में अभी इनका ऐसे मास स्ट्रगल से जी भर गया था। ये मतलब यार क्या हो रहा है, इतना बड़ी तादाद में हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मास स्ट्रगल्स कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़कर जा रही है और ना ही कुछ बहुत ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे हैं। सो वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू नाउ, ठीक है। तो अभी क्या होने लगा, दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1919। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1990 में एक भाई साहब प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब काउंसिल सेटअप किया जहां पे इंडियंस अपने आप को इलेक्ट करवा सकते हैं और वो भारत के मुद्दों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दे वांटेड टू पार्टिसिपेट, इसको लिख लीजिए, सम मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस हु वर टायर्ड ऑफ दीज मास स्ट्रगल्स wanted to participate
ठीक है, डन डन डन, ओके। So they wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1990. तो इन्होंने बोला यार ये बहुत हो गया हमारा ये स्ट्रगल, हम बहुत बोर हो चुके हैं गांधी जी के इन मूवमेंट से, वी आर नॉट यूज्ड टू इट एंड वी विल रादर पार्टिसिपेट इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस दैट वर सेट अप। प्रोविंशियल इलेक्शन तो गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया में कुछ इलेक्शंस कंडक्ट करवाती थी और इन इलेक्शंस में इंडियंस को ही जितवाती थी, तो इंडियंस ही सिलेक्ट होते थे और इनको ऐसा दिखाती थी कि हम इनकी बात सुनेंगे। पूरे इंडिया की मुद्दे को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन ये लोग इंडिया के मुद्दों को हमारे पास रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उनको, ये सब एक ड्रामा था, ठीक है, दिखाने के लिए हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। आप इलेक्शन लड़िए, आप काउंसिल में आइए और काउंसिल में जितने भी आपके मुद्दे हैं वो रखिए, वी विल डिसाइड ऑन इट, ठीक है, सो वी विल डिसाइड ऑन इट, ठीक है। They wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1990. They felt that it was important to oppose British policies within the councils. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब जो ब्रिटिश पॉलिसी है, they felt that it was important to oppose British policies within the councils, ठीक है। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हम इन काउंसिल्स में अगर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं रिफॉर्म के लिए, ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई साहब, डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि ये आपके डेमोक्रेटिक नहीं है, हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि rather than participating in the satyagrahs or rather than participating in movements like non-cooperation or civil disobedience, we might as well be elected as councils in which we can represent the problems and present it to the British government. ऐसा ये मानने लगे, ठीक है, ओके। तो सी आर दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड सो इनको फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल ऑफ पॉलिटिक्स। तो कांग्रेस के मेंबर्स थे ये, और कांग्रेस के मेंबर्स मतलब गांधीयन थे ये, लेकिन इन्होंने बोला कि यार अभी हमको ना थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। मोतीलाल नेहरू वाज एक्चुअली द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, so he said कि let's basically form or rather convince people to join the council politics, council को join करें rather than participating in these सत्याग्रह that are initiated by गांधी, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। So form the Swaraj party within the Congress to argue for a return to council politics. So C.R. Das and Motilal Nehru, they formed the Swaraj party within the Congress to argue for a return to party politics or council politics. Okay? Okay. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. तो इन्होंने बोला कि यार काउंसिल पॉलिटिक्स करके कुछ नहीं होगा, हमको विदेशियों से पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो ये काउंसिल में हम जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इलेक्शन में भाई साहब हम अपने मुद्दों को रखेंगे, फिर वो हमारे मुद्दे माने या ना माने ये उनका प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर वो बोलेंगे नहीं हम आपके मुद्दे नहीं मानेंगे, तो ये सब से हमको क्या लेना देना है, हमारा देश है, तुम हमारे देश पे रूल कर रहे हो, लीव आवर लैंड एंड गो, we want complete independence. So the younger leaders like Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they wanted complete independence. Okay? They wanted complete independence. In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. और ये factors क्या थे? The first was the effect of the worldwide economic depression. ठीक है? ये जो डिप्रेशन है, ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के चली गई वो वाला डिप्रेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन है, मतलब आर्थिक तंगी, ठीक है, आपके पास भाई साहब काम नहीं है, आपके पास बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, पूरा जो है जो ठप हो गया, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ उस टाइम पे और ये पूरे वर्ल्ड में आया, और जब ये इकोनॉमिक डिप्रेशन का वेव आया सो ऑब्वियसली ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वर इम्पैक्टेड। अभी जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, एक कॉफी हाउस के सामने मतलब लोग ब्रेड और चाय के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये लाइन है, ठीक है, तो मतलब दिस वाज द इफेक्ट कि कहीं पे अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कहीं पे देखो फ्री सूप मिल रहा है, अभी यहाँ पे फ्री सूप अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इतनी बड़ी लाइन है,
ठीक है, या थोड़े नॉमिनल पैसों में अगर सूप डिलीवर हो रहा है तो इतनी बड़ी लाइन है। कहीं पे अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई जॉब निकलता है तो भाई साहब करोड़ों की लाइन लग रही है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है। द इकोनॉमी इज क्रैश, क्योंकि वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, और 1939 से 1945 से दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था। इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच का फेज है, तो ऑब्वियसली सारे कंट्रीज में एक आर्थिक तंगी की अवस्था चल रही थी। ठीक है, agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस भाई साहब बहुत गिरने लगे। ठीक है, और इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री था, तो एग्रीकल्चर प्राइसेस अगर गिरने लगे तो फार्मर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। As the demand for agricultural goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। तो भाई साहब पीजेंट्स के लिए मुश्किल काम होने लगा, ये अपना हार्वेस्ट कहाँ पे बेचेंगे और कैसे वो पैसा कमाएंगे। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। कंट्री साइड मतलब गांव खेड़ों में बहुत प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब लोग मेहनत करके एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इतना पैसा आएगा, लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है, लोगों के खाने के वांदे हो गए। ठीक है, सो दैट इज द टर्मोइल दैट दे वर इन। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। ये अगेन इनका एक बहाना था। ठीक है, कि हाँ चलिए हम एक ये सब देख रहे हैं कि बहुत सारा भारत में टर्मोइल चल रहा है, टू नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स लेट कंस्ट्रक्ट अ कमिटी। ये कमिटी था जॉन साइमन से हेडेड। सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes। तो जो भी constitutional system in India था उसमें suggest changes के लिए ये आया। ठीक है, तो constitution of India में the problem was that the commission did not have a single Indian member। तो ये इंडिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो क्या ही तुम समझोगे इंडिया की प्रॉब्लम को। तुमको इंडियन तो कम से कम होना है ना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। तुम बाहर से रहकर कैसे इंडिया के प्रॉब्लम्स को जान सकते हो। ठीक है, ओके। दे वर ऑल ब्रिटिश। तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस पार्ट 2। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। ठीक है, तो ये साइमन गो बैक भाई साहब एक स्लोगन से इनको ट्रीट किया गया, और इसमें थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पे पुलिस ने डंडा मारा था और उनकी डेथ हो गई थी, और इसी का रिवेंज भगत सिंह ने लिया था। ठीक है, सो इसको लिख लीजिए, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रीटेड इन इंडिया विद द स्लोगन साइमन गो बैक और गो बैक साइमन। तो ये क्यों कर रहे थे ऐसा, गो बैक साइमन क्यों कर रहे थे। साइमन इंडिया के प्रॉब्लम्स को रेजोल्यूशन कर देने के लिए इंडिया में आए। साइमन केम टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन इंडिया, but none of the members of the Simon Commission were Indian. So how would they provide a solution to the problems that existed in India? Okay, okay. So that's the reason. Go back, Simon. All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. सारे पार्टीज ने भाई साहब इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, in October 1929, in an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced a vague offer of dominion status for India in an unspecified future। अभी देखो ये 1929 में इन्होंने ऑफर अनाउंस किया डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कैसा है, अंग्रेज जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई देखो हम इस देश को आज नहीं तो कल छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अभी तक ना आप लायक नहीं हुए इस देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो हम आप हमको शैडो कीजिए कि कैसे देश को चलाना रहता है। ठीक है, आप हमसे ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद यू कैन टेक ओवर। तो डोमिनियन स्टेटस इन्होंने एक वेग ऑफर थ्रो किया। ठीक है, इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर वाइस रॉय, तो सब लोगों ने साइमन गो बैक का नारा धरा।
ठीक है, तो उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड अर्विन। तो लॉर्ड अर्विन गेव अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। हम ये नहीं बोल पा रहे कि कब आपका भारत हमसे आजाद हो जाएगा, बट होगा। ठीक है, सो अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, सो डोमिनियन स्टेटस वाज प्रोपोगेटेड बाय हुम? लॉर्ड अर्विन इन 1929 अक्टूबर। इसको लिख लीजिए, 1929 अक्टूबर लॉर्ड अर्विन basically gave a vague offer of dominion status for India in an unspecified future. Done. Okay. A round table conference to discuss a future constitution. तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, मतलब कैसे भारत का पूरा राज्य चलेगा, वो डिस्कस होने लगा। ठीक है, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस। रेडिकल्स मतलब कौन है? जिनको भाई साहब इमीडिएट चेंज चाहिए और जो मानते हैं कि भाई साहब ब्रिटिशर्स को भगाओ यहाँ से, वही हमारा सब प्रॉब्लम है। ठीक है, द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर एसर्टिव। इन्होंने बहुत एसर्टिवली अपना फ्रीडम डिमांड किया। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रोपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। सो धीरे धीरे जितने भी लिबरल्स थे और मॉडरेट्स थे, उनका कोई सुनना ही ना था। अभी अभी सब लोग नहीं, हमको अभी आजादी चाहिए, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो द लिबरल्स वेर लूजिंग इट। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the dream of Purna Swaraj और full independence for India। इन्होंने बोला अभी हमको full independence चाहिए, we do not want। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये एक, ये आपका लाहौर आपके इसमें भी आएगा, मैप वर्क में भी आएगा ये। ठीक है, they wanted full independence। डन डन, नहीं ठीक है, ओके। It was declared that 26th of January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, 26th of January 1930 would be celebrated as the Independence Day। तो लोग उस दिन शपथ लेंगे कि हम अभी लड़ेंगे, तो लड़ेंगे किसके लिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए।
ठीक है, डन डन, ओके ओके ओके। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, ज्यादा लोगों का इसमें अटेंशन नहीं हुआ, ठीक है, नॉट मच ऑफ पीपल बेसिकली एसोसिएटेड। तो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। तो उन्होंने देखा यार देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन लोग अभी भी इस कॉज में एसोसिएट नहीं हो पा रहे, तो हमको कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा टू गेट मोर पीपल पार्टिसिपेशन। मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद इन 1931, इलाहाबाद में भाई साहब 1931 में कांग्रेस लीडर्स की एक मीटिंग हुई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो महात्मा गांधी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम राइट। सो ऑल दीज पीपल आर बेसिकली डिस्कसिंग कि कैसे हम इस स्ट्रगल में और हमारा क्या नेक्स्ट मोर्चा हो, ठीक है। सो दीज पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट दिस द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस। तो अभी गांधी जी अपना फाइनल मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, नॉन कॉपरेशन, फिर इसके बाद अभी सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, ओके। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो इसको महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो देखो भाई साहब हर खाने में, खाने की हर चीज में हम नमक तो डालते ही हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको यूनाइट करती है, बिना नमक के हम कोई खाना जनरली नहीं खाते हैं, ठीक है, ओके। तो ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय अरविंद स्टेटिंग 11 डिमांड्स। तो इन्होंने वाइसरॉय अरविंद को एक लेटर भेजा और उसमें इन्होंने 11 डिमांड्स किए। सम ऑफ दीज वेर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वेर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ डिमांड्स थे, पीजेंट्स के कुछ डिमांड्स थे, अलग अलग लोगों के अलग अलग डिमांड्स थे। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट all classes within Indian society could identify with them। तो वाइड रेंजिंग डिमांड मतलब सारे जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो सब इससे एसोसिएट हो पाए, ठीक है, वाइड रेंजिंग, ओके। Everyone could be brought together in a united campaign. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax, ठीक है। अभी गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत हाई सॉल्ट टैक्स लगाती थी। सॉल्ट एक ऐसा कमोडिटी है जिसको प्रोड्यूस करने में कोई जात, आप समुद्र से एक बाल्टी पानी उठा लाइए, उसको सूखने दीजिए, वो सॉल्ट बन जाएगा भाई साहब, एकदम इजी प्रोसेस है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा टैक्स इंपोज करके रखा था सॉल्ट पे, ठीक है। Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items for food। ये बहुत essential item था भाई साहब, ठीक है। It was consumed by the rich and the poor alike, सब लोग भाई साहब salt consume करते हैं, ठीक है। The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule। तो गवर्नमेंट ने पूरे सॉल्ट को कंट्रोल करके रखा था, उसके प्रोडक्शन को, और बहुत हाई टैक्स लगा के रखा था, ठीक है। और गवर्नमेंट और महात्मा गांधी ने बोला कि ये एक इतना सस्ता एक चीज है जिसपे हमको बहुत महंगा प्राइस पे करना पड़ रहा है, ऑल ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है, ओके। सो महात्मा गांधी's letter was in a way an ultimatum। If the demands were not fulfilled by 11th of March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign। अगर 11 मार्च तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं हुए तो कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ओके। अरविंद वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, ठीक है। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of its trusted volunteers। तो इन्होंने भाई साहब सॉल्ट मार्च चालू किया, ठीक है, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स से, ठीक है। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, ठीक है, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, ठीक है। तो आपका 240 माइल तक ये मार्च चला। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर आपको सॉल्ट बनाना ही है तो पास के समुद्र से ही बना लो ना, इतना बड़ा मार्च क्यों कर रहे हो। इतना बड़ा मार्च इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे एसोसिएट हो पाए। वाइल गांधी वाज मेकिंग अ मूव, मोर एंड मोर पीपल कैन एसोसिएट विद द कॉज, ठीक है। मतलब देखो घर के बाजू में ही से समुद्र है, उधर से पानी लाकर भाई साहब सॉल्ट बना लो, कहाँ इतना दूर चल के जा रहे हो। तो चलने का मकसद ये है कि लोग आपके प्रोसेशन के साथ जुड़ते जाएंगे, ये एक जुलूस है, और जितने लोग जुड़ेंगे उतना आपका कॉज फेमस होता जाएगा, ठीक है, उतने लोग और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी जुड़ते जाएंगे। So the march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Gujarati coastal town of Dandi, ठीक है, okay। The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day, 10 मील चलना, ठीक है, रोज 10 मील चलते थे।
Thousands came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped. जहां पे भी वो रुकते थे बहुत बड़े पैमाने पे लोग आते थे उनको सुनने के लिए. And he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि भाई साहब स्वराज होता क्या है और सबको बोला कि पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश. ब्रिटिश को भाई साहब छोड़ो. ठीक है. On 6th of April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. इन्होंने भाई साहब सी वाटर से सॉल्ट निकाला. ठीक है. ये दांडी पहुंचे और सी वाटर से इन्होंने सॉल्ट निकाला बहुत बड़े पैमाने पे. This marked the beginning of civil disobedience movement. When he reached Dandi and broke the salt law, it marked the beginning of civil disobedience movement. ठीक है. Okay. How was this movement different from non-cooperation movement? ये non-cooperation movement से different कैसे था? People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921-22, but also to break colonial laws. जो भी laws Britishers ने बनाए हैं, उनको भी तोड़ो. पहले तो हमारा non-cooperation था कि भाई साहब उनके दिए हुए titles, उनके दिए गए goods, इनका boycott करो. अभी हम उनके दिए हुए और उनके बनाए हुए लॉज को भी बॉयकॉट कर रहे हैं. ठीक है. वी आर ब्रेकिंग द लॉज. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. Salt सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे. ये मोनोपोली उनकी थी. लेकिन भाई समुद्र का पानी तो कोई भी ला सकता है और कोई भी बना सकता है. तो हजारों की तादाद में लोग सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने लगे. ठीक है. ठीक है. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज. एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ्स वेर बॉयकॉटेड. फॉरेन क्लॉथ्स का बॉयकॉट हुआ. ठीक है. लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड. लिकर शॉप्स पिकेटेड हुए. ठीक है. पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस. पीजेंट्स ने भाई साहब बोला कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, हम चौकीदारी टैक्सेस जो है वो नहीं देंगे. ठीक है. ऑल दीज वर बेसिकली इम्पोज्ड. विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन. जहां पे भी विलेज ऑफिशियल्स थे जो ये टैक्स को कलेक्ट करते थे, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, उन सब ने रिजाइन करना चालू कर दिया. ठीक है. इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज. उन्होंने भाई साहब फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया. गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल. तो वो जाने लगे फॉरेस्ट में. उन पे जो पाबंदियां लगी थी कि फॉरेस्ट में मत जाओ वुड कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट कलेक्ट करने के लिए, वो सब पाबंदियां तोड़ के वो धनाधन फॉरेस्ट में जाने लगे. ठीक है. ओके. द डांडी मार्च. ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी वॉज अकम्पनीड बाई 78 वॉलेंटियर्स. तो 78 वॉलेंटियर्स थे उनके. ऑन द वे दे वर जॉइंड बाई थाउजेंड्स. थाउजेंड्स को ज्वाइन किया उन्होंने. ठीक है. ओके. वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो. ठीक है. कौन सा है वैसा स्लाइड आपका? 166. ओके. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम बच्चा बाड़ी.